नमस्कार, मैं प्रद्युमन पांडे और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वेनेजुएला में सत्ता के बड़े उलटफेर से, जहां अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया में हलचल है और राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद हालात तेजी से बदले हैं। वहीं दूसरी तरफ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बयान ने इस अंतर्राष्ट्रीय संकट को और राजनीतिक रंग दे दिया है। तीसरी खबर में रुख करेंगे केरल के सबरीमाला मंदिर का, जहां आस्था से जुड़े इस पवित्र स्थल पर गोल्ड स्मगलिंग के सनसनीखेज आरोपों ने सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। चौथी खबर में बात होगी काशी की, जहां धर्म की नगरी ने खेलों के मंच पर नया इतिहास रचते हुए वॉलीबॉल महाकुंभ का भव्य आगाज किया है। पांचवी खबर में देश की राजनीति गरमाई है, जहां एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका वेनेजुएला मुद्दे को लेकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे दी है। और बुलेटिन की आखिरी खबर मुंबई से, जहां बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं का एक मंच पर आना सियासी समीकरणों को नई दिशा देता नजर आ रहा है। इन सभी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीन बोला अमेरिका मादुरो को तुरंत रिहा करे, राष्ट्रपति को अगवा करना गलत। उत्तर कोरिया भी वेनेजुएला के समर्थन में, कहा अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदू नेता के चुनाव लड़ने पर रोक, शेख हसीना की सीट पर आरएसएस से जुड़े गोविंद का नामांकन खारिज, बोले बीएनपी की है साजिश। जयपुर मुंबई एयर इंडिया फ्लाइट का फ्यूल हुआ लीक, रनवे पर जाते वक्त पायलट को खराबी का सिग्नल मिला, यात्रियों को दूसरे प्लेन से भेजा गया। ग्रुप पर अश्लील कंटेंट बनाने पर अकाउंट होगा बैन, भले अपलोड न किया हो। एक्स पर महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर करने पर नियम हुआ सख्त। ईवी बैटरियों पर 21 अंकों का लगेगा यूनिक नंबर, BYD सबसे ज्यादा ईवी बेचने वाली कंपनी बनी। टाटा पंच का फेसलिफ्ट 13 जनवरी को आएगा। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर की गई सैन्य कार्रवाई के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इस कार्रवाई के बाद वेनेजुएला में सत्ता को लेकर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में प्रशासनिक शून्य की स्थिति बन गई है, जिसे देखते हुए वेनेजुएला की शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप किया। अदालत ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अस्थायी राष्ट्रपति नियुक्त करने का आदेश दे दिया है, ताकि देश में प्रशासनिक कामकाज ठप न हो। इस फैसले को आपातकालीन कदम बताया जा रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय असर गहरे माने जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर अब यूरोप से लेकर एशिया तक की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। वेनेजुएला में इस वक्त सत्ता को लेकर बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में प्रशासनिक संकट खड़ा हो गया। हालात को संभालने के लिए अब वेनेजुएला की शीर्ष अदालत ने बड़ा फैसला लिया है। अदालत ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति की जिम्मेदारी सौंप दी है। आखिर क्यों लिया गया ये फैसला और आगे देश में क्या होने वाला है, देखिए रिपोर्ट। वेनेजुएला में इस वक्त हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में सत्ता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि अब प्रशासन की कमान कौन संभालेगा। इसी राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वेनेजुएला की शीर्ष अदालत ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए बड़ा आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि देश में प्रशासनिक कामकाज और राष्ट्रीय सुरक्षा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अस्थायी रूप से राष्ट्रपति पद संभालने का निर्देश दिया। कोर्ट के मुताबिक ये फैसला देश में शासन की निरंतरता बनाए रखने के लिए लिया गया है। डेल्सी रोड्रिग्स पिछले कई सालों से वेनेजुएला की सत्ता में एक अहम भूमिका निभाती रही हैं। वो 2018 से देश के उपराष्ट्रपति हैं और मादुरो सरकार में उन्हें एक मजबूत और प्रभावशाली नेता माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी है और डेल्सी रोड्रिग्स को ये जिम्मेदारी तब तक निभानी होगी जब तक देश की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और ऐसे में अदालत का यह फैसला सत्ता में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट का मानना है कि अगर इस वक्त प्रशासनिक खालीपन रहता तो देश में हालात और बिगड़ सकते थे। इसी वजह से तुरंत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिलहाल डेल्सी रोड्रिग्स के सामने देश की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने और स्थिरता बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में वेनेजुएला की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश की कमान डेल्सी रोड्रिग्स के हाथों में है। वेनेजुएला में हुए इस घटनाक्रम पर अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का बयान भी सामने आ गया है। मेलोनी ने अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता से खिलवाड़ वैश्विक अस्थिरता को जन्म दे सकता है। उन्होंने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ताकत के बजाय संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
मेलोनी के इस बयान को अमेरिका के लिए एक सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे ये साफ है कि पश्चिमी देश भी इस कार्रवाई पर एकमत नहीं है। अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर की गई सैन्य कार्रवाई ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इस कदम पर अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का बयान सामने आया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय बहस को और तेज कर दिया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन तो किया है, लेकिन एक शर्त के साथ। मेलोनी ने कहा है कि किसी भी देश में सत्ता बदलने के लिए बाहरी सैन्य ताकत का इस्तेमाल सही नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर किसी देश की सुरक्षा पर खतरा हो और ड्रग तस्करी जैसे मामलों में सरकारी संस्थाएं शामिल हो तो रक्षात्मक कार्रवाई तो पूरी तरह गलत नहीं ठहराया जा सकता। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर और सख्त बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि जब तक वेनेजुएला के हालात सामान्य नहीं होते तब तक अमेरिका वहां की स्थिति को संभालेगा। इसके लिए एक खास टीम बनाई गई है, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेन और अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। अमेरिकी कार्रवाई के बाद रूस ने कड़ा विरोध जताया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे सशस्त्र आक्रमण बताया और कहा कि ये बेहद चिंताजनक और निंदनीय है। रूस ने अमेरिका से अपील की है कि वो इस कार्रवाई पर दोबारा विचार करे और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करे। रूस का कहना है कि किसी भी समस्या का हल बातचीत और कूटनीति से निकल सकता है। चीन ने भी अमेरिका की कार्रवाई की तीखी आलोचना की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया। चीन ने अमेरिका पर दादागिरी का आरोप लगाते हुए कहा कि ये साफ तौर पर हेजेमोनिक बिहेवियर है और अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करना चाहिए। कुल मिलाकर वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ देश इसे सुरक्षा के नाम पर सही ठहरा रहे हैं तो कई देश इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बता रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मुद्दा वैश्विक राजनीति में और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि सवाल सिर्फ वेनेजुएला का नहीं बल्कि दुनिया में ताकत और कानून की सीमाओं का भी है। अब खबर केरल की सबरीमाला मंदिर से, जहां आस्था से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि मंदिर में लगे सोने को मरम्मत के नाम पर हटाया गया और फिर योजनाबद्ध तरीके से उसका हिस्सा गायब कर दिया गया। इस कथित गोल्ड स्मगलिंग रैकेट ने न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को झकझोरा है, बल्कि मंदिर प्रशासन, राजनीति और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की जांच तेज हो गई है और राज्य की राजनीति में इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने धर्म, राजनीति और सिस्टम तीनों पर एक साथ सवाल खड़े कर दिए हैं। सबरीमाला आस्था का वो केंद्र जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु सिर झुकाते हैं, लेकिन अब इसी पवित्र स्थल का नाम एक कथित गोल्ड स्मगलिंग रैकेट से जुड़ गया है। आरोप है कि मंदिर में लगे सोने को मरम्मत के नाम पर हटाया गया, बाहर ले जाया गया और फिर योजनाबद्ध तरीके से उसका हिस्सा गायब कर दिया गया। ऐसा नहीं कि ये कोई एक दिन या एक व्यक्ति का काम था। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये एक संगठित नेटवर्क था। इस पूरे मामले की जांच के लिए केरल हाई कोर्ट के आदेश पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई। एसआईटी की शुरुआती जांच में सामने आया कि सोने की प्लेटिंग वाले हिस्से को जानबूझकर हटाया गया, फिर दोबारा लगाया गया ताकि किसी को शक न हो, यानी मंदिर की पवित्रता को ढाल बनाकर चोरी को अंजाम दिया गया। जांच आगे बढ़ी तो मामला और गहराता गया। ट्रावनकोर देवास्वम बोर्ड के पूर्व सदस्यों की भूमिका सामने आई। कई पूर्व पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हुई और यहीं से मामला सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि राजनीति का भी बन गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और कुछ बड़े नामों को बचाया जा रहा है। अगर सब कुछ पारदर्शी था तो फिर सोने की पूरी मात्रा अब तक क्यों नहीं मिली? एसआईटी खुद मान चुकी है कि जितना सोना बरामद हुआ है उससे कई ज्यादा गायब होने की आशंका था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सब कुछ पारदर्शी था तो फिर सोने की पूरी मात्रा अब तक क्यों नहीं मिली? एसआईटी खुद मान चुकी है कि जितना सोना बरामद हुआ है उससे कई ज्यादा गायब होने की आशंका है। अब विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है ताकि राज्य सरकार पर किसी भी तरह का पक्षपात का आरोप न लगे।
वहीं सरकार का कहना है कि जांच सही दिशा में चल रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा झटका श्रद्धालुओं को लगा है। सवाल सिर्फ सोने का नहीं, सवाल भरोसे का है। क्या आस्था के सबसे बड़े केंद्र भी अब सिस्टम की साजिशों में फंसते जा रहे हैं? सबरीमाला गोल्ड केस आज केरल की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई बड़े नामों पर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। सवाल साफ है, पवित्रता के नाम पर जो खेल खेला गया उसका सच कब तक और कितनी दूर तक सामने आएगा? इसी सवाल के साथ अब देखते रहिए भारत अपडेट। अब रुख करते हैं धार्मिक नगरी वाराणसी का, जिसने आज खेलों के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। काशी की पावन धरती पर 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसे वॉलीबॉल महाकुंभ का नाम दिया गया है। यह आयोजन साबित करता है कि काशी अब सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि खेलों के बड़े मंच के रूप में भी उभर रही है। देश भर से आए खिलाड़ी और दर्शक इस आयोजन को ऐतिहासिक बता रहे हैं। आज 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वाराणसी में वर्चुअली उद्घाटन किया। काशी सिगरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई लोग मौजूद रहे। ये काशी के इतिहास में पहली बार है जब किसी राष्ट्रीय स्तर के चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता का वर्चुअल उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पोर्ट्स स्टेडियम से उपस्थित रहकर किया। यूपी वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस मौके पर उपस्थित रहे। आपको बता दें, 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का मुकाबला 11 जनवरी तक चलेगा। यहाँ मौके पर मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्टेडियम में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। चैंपियनशिप में स्विट्जरलैंड से अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ के ऑब्जर्वर भी मौजूद रहे। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन की शुरुआत आज काशी से होने जा रही है। इसमें खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में और इसका उद्घाटन भी करेंगे। जो कि नेशनल वॉलीबॉल की शुरुआत 4 जनवरी से 11 जनवरी तक चलने वाली थी, उसकी आज शुरुआत देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां कर चुकी गई है। कुछ घंटों बाद खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचेंगे। खुद आया है, आके खुद बोला है इतना अच्छे तरीके से। कब से गेम है आप लोगों का, कितना कॉन्फिडेंस अपने गेम को लेकर? हाँ, कॉन्फिडेंस तो है हम लोग का। आज है ओपनिंग में ही हम लोग का गेम है। क्या टीम का क्या नाम है आपका? हम लोग असम से आए थे। टीम का नाम आसाम टीम का नाम है। ठीक है। अक्षय कुमारी वाल्मीकि, हम आसाम टीम से आए हैं और अच्छा लग रहा है इधर आके। हमारे सीएम योगी जी ने इतना हमें मतलब अच्छी बातें बताई और हमारे प्रधानमंत्री जो है मतलब इतने अच्छे से हमें इतना फैसिलिटीज मिल रहा है, खाना पीना सब, और इतना मतलब अच्छे स्टेज पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में आके खेल के ये मतलब पोजीशन मिल के। मेरा तो फर्स्ट टाइम है नेशनल, बाकी हमारे टीम मेंबर्स आ चुके हैं खेलने के लिए। देश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका वेनेजुएला घटनाक्रम का हवाला देते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। मुंबई की एक जनसभा में ओवैसी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत की भूमिका को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए। उनके इस बयान से सियासी माहौल को और गर्मा दिया, जिस पर अब सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार है। जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं 9/11 के जालिम लोग हैं, वो जालिम शैतान हो
मोदी जी 56 इंच का सीना है। देश की राजनीति में एक बार फिर तीखा बयान सामने आया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका और वेनेजुएला की घटना का जिक्र करते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी। मुंबई में एक जनसभा के दौरान ओवैसी ने इस बयान को दिया, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिका ने वेनेजुएला में अपनी सेना भेजी और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर अमेरिका ले गया। ओवैसी ने सवाल उठाया कि अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि 26/11 आतंकी हमले के जिम्मेदार लोग, चाहे वो मसूद अजहर हो या लश्कर तैयब से जुड़े आतंकी, आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है तो इन आतंकियों को पकड़कर भारत लाया जाए। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो फिर मोदी जी क्यों पीछे रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पुराने नारे अब की बार ट्रंप सरकार का भी जिक्र किया और कहा कि जब दोस्त इतना ताकतवर है तो भारत को भी बड़ा कदम उठाना चाहिए। ओवैसी ने अपने बयान में 2 जनवरी की घटना का जिक्र किया, जब अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला पर कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। उन्होंने अमेरिका की पहले की कार्रवाइयों का भी उदाहरण दिया, जिसमें इराक में सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाया गया था। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। और अब बुलेटिन की आखिरी बड़ी खबर। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर साथ नजर आए। दोनों ने मिलकर अपना संयुक्त घोषणा पत्र शिव शक्ति वचननामा जारी किया। इस घोषणा पत्र में मुंबई, मराठी अस्मिता और लोकतंत्र को लेकर बड़े वादे किए गए हैं। कवर पर बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर के साथ दोनों भाइयों की मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि मुंबई की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई की राजनीति में आज एक बड़ा भावुक पल देखने को मिला। ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर साथ नजर आए। दोनों ने मिलकर अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया, जिसका नाम रखा गया शिव शक्ति वचननामा। इस घोषणा पत्र के कवर पर बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर के साथ राज ठाकरे और उद्धव की तस्वीर है। मंच से दिए गए संदेश में मुंबई, मराठी मान और लोकतंत्र की बात साफ तौर पर सुनाई दी। इस घोषणा पत्र में मुंबईकरों को सीधी राहत देने वाले कई बड़े वादे किए गए। 700 वर्ग फुट तक घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह माफ करने का ऐलान किया गया है। हाउसिंग सोसाइटियों को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की बात कही गई है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा वादा करते हुए कहा गया है कि बीएमसी स्कूलों की जमीन किसी बिल्डर को नहीं दी जाएगी। 10वीं के बाद ड्रॉप आउट रोकने के लिए नगर निगम स्कूलों में ही जूनियर कॉलेज शुरू होंगे। पढ़ाई में VR और AI जैसी नई तकनीकी जोड़ी जाएगी। मराठी स्कूलों में बच्चों को आसान तरीके से भाषा सिखाने के लिए मराठी स्पीक्स मराठी डिजिटल पहल लाई जाएगी। बाला साहेब ठाकरे अंबेडकर के नाम पर मुंबई की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने का भी वादा किया गया है। महिलाओं के लिए घोषणा पत्र में खास फोकस रखा गया है। महिला गृहिणियों को हर महीने
1500 रुपए स्वाभिमान निधि, 1500 रुपए भोजन योजना और डे केयर सेंटर शुरू करने की घोषणा की गई है। शिव शक्ति वचननामा के जरिए ठाकरे बंधुओं ने साफ संदेश दिया है कि बीएमसी चुनाव में उनकी लड़ाई मुंबईकर, मराठी अस्मिता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एक मंच पर राज और उद्धव की मौजूदगी को मुंबई की राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। आने वाले चुनाव में ये वचननामा कितना असर दिखाएगा, इस पर अब पूरे महाराष्ट्र की नजर टिकी है। आज की बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत अपडेट।